नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान स्थली में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा विषय रहेगा काव्य शास्त्र का काव्यांग परिचय। काव्य शास्त्र ये विषय अगर हम देखें तो सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों, फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज हम काव्यांग परिचय में, काव्य के अंगों के परिचय में, काव्य के बारे में बताते हुए काव्य के विभिन्न अंगों का जब अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर जैसे आता है रस, अलंकार, छंद, गुण, दोष, ये सब हमारे 11th-12th के अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम बात करें अलंकारों की तो अलंकार 9th, 10th, 11th, 12th के विद्यार्थियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए। ये यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम अपना जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं काव्य क्या है। इस विषय पे हम पहले चर्चा करते हैं काव्य क्या है। ये सवाल बनता है काव्य क्या है। हम अध्ययन तो करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, काव्य पढ़ रहे हैं, काव्य का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन काव्य क्या है इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके बाद हम काव्य के विभिन्न अंगों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो काव्य क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काव्य वांग्मय का एक हिस्सा है। काव्य क्या है, वांग्मय का एक हिस्सा है। वांग्मय क्या होता है, शब्द अर्थमय साहित्य। शब्दार्थमय साहित्य को हम वांग्मय कहते हैं। शब्दार्थमय साहित्य को हम क्या कहते हैं, वांग्मय कहते हैं। इसकी पहली शर्त है शब्दार्थमय। शब्दार्थमय, शब्द और अर्थ से परिपूर्ण। शब्दार्थमय साहित्य, शब्दार्थ में साहित्य को हम क्या कहते हैं, वांग्मय कहते हैं। शब्दार्थ में, जिसका शब्द भी हो और अर्थ भी हो, जिसमें शब्द हो अर्थ हो, शब्द और उनके अर्थ से परिपूर्ण जो साहित्य होता है वह क्या कहलाता है प्यारे साथियों, वह वांग्मय कहलाता है। और वांग्मय का एक हिस्सा है काव्य। काव्य क्या है, वांग्मय का एक हिस्सा है, एक अंग है। वांग्मय का एक हिस्सा है, एक अंग है काव्य। काव्य में क्या होता है, काव्य में सरसता होती है। क्या होती है, सरसता होती है। काव्य में क्या होती है, रमणीयता होती है। क्या होती है, रमणीयता होती है। काव्य में सरसता होती है, काव्य में रमणीयता होती है, ठीक है। काव्य में सरसता होती है, काव्य में रमणीयता होती है। ये रमणीयता और सरसता से परिपूर्ण शब्दार्थमय साहित्य ही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। रमणीयता और सरसता से परिपूर्ण शब्दार्थमय साहित्य ही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। ध्यान रखें, काव्य क्या है, रमणीयता और सरसता से परिपूर्ण साहित्य ही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। वांग्मय का वह हिस्सा, वांग्मय का वह अंग जिसमें रमणीयता और सरसता भरी होती है, जो रमणीयता और सरसता से आप्लावित होता है, आपूरित होता है, परिपूरित होता है, वह क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। अब यहां पर हम बात करें काव्य कहलाता है, देखिए जिसमें रमणीयता है और सरसता है वही काव्य कहलाएगा। अगर हम बात करें साहित्य तो बहुत कुछ है, हम इतिहास भी पढ़ते हैं, वो भी साहित्य है, वो भी वांग्मय का एक हिस्सा है, ठीक है। हम अगर वो भी शब्दार्थ में है, लेकिन उसमें रमणीयता नहीं है, उसमें सरसता नहीं है, वो केवल वर्णन मात्र है। इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, राजनीति विज्ञान हुआ, विज्ञान है ना, ये क्या है, ये इतिहास है, सॉरी ये क्या है, ये सब वांग्मय है, वांग्मय का एक अंग है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, वो काव्य नहीं हो सकता क्योंकि उसमें रमणीयता नहीं है, उसमें सरसता नहीं है। तो रमणीयता और सरसता से परिपूर्ण वांग्मय ही क्या कहलाएगा, काव्य कहलाएगा। रमणीयता
और सरसता से परिपूर्ण वाङ्मय ही क्या कहलाएगा? काव्य कहलाएगा। जिसमें रमणीयता और सरसता नहीं है वह काव्य नहीं कहलाएगा। हमारे विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न आचार्यों ने काव्य की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि आचार्य भामह क्या कहते हैं कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये कहते हैं शब्दार्थो सहितम काव्यम। आचार्य भामह कहते हैं। ये कौन कहता है? भामह। आचार्य भामह कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द अर्थ से जो परिपूर्ण है वही काव्य है। शब्दार्थो सहितम काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम। वहीं आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं? आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि वाक्यम रसात्मक कम काव्यम। ये किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ। ये आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखी थी, इनकी रचना थी साहित्य दर्पण। कौन सी रचना थी इनकी? साहित्य दर्पण। तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, क्या कहते हैं? वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम। और एक तरफ पंडित जगन्नाथ कहते हैं। पंडित जगन्नाथ क्या कहते हैं कि वे कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादकम। रमणीयार्थ दिखाई दे रहा है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ये किसने कहा है? ये कहा है पंडित जगन्नाथ ने, आचार्य जगन्नाथ ने। ये परिभाषाएं बेटा पूछी जाती हैं एग्जाम में, बार बार पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए ये परिभाषा मैं आपको दे रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिभाषा दी जाती है, पूछी जाती है, यह परिभाषा काव्य की, यह परिभाषा किसने दी? तो आपको ये पूछा जाता है, तब मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब तक कई बार पूछी जा चुकी हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह परिभाषा किसकी है? तो यह है आचार्य विश्वनाथ की। शब्दार्थो सहितम काव्यम, यह किसकी है? यह है भामह की। ठीक है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह है आचार्य जगन्नाथ की। तो इस प्रकार हमें काव्य की यहाँ पर परिभाषाएं प्राप्त होती हैं। एक पाश्चात्य विद्वानों की भी अनेक परिभाषा हैं। तो मिस्टर कॉलरिज क्या कहते हैं? मिस्टर कॉलरिज अलग परिभाषा देते हैं। मिस्टर कॉलरिज कहते हैं पोइट्री। व्हाट इज द पोइट्री? मतलब मैं बोल रहा हूँ अभी, व्हाट इज द पोइट्री? तो मिस्टर कॉलरिज इसका आंसर देते हैं। मिस्टर कॉलरिज, क्या नाम है? मिस्टर कॉलरिज। ये मिस्टर कॉलरिज बहुत बड़े विद्वान हैं। ये मिस्टर कॉलरिज आंसर देते हैं आपको कि काव्य क्या है। तो ये कहते हैं पोइट्री द बेस्ट वर्ड। पोइट्री कॉलरिज कहते हैं, क्या कहते हैं? पोइट्री द बेस्ट वर्ड। दिखाई दे रहा है? मैं इसको बैठा के दोबारा लिखता हूं। ये कहते हैं पोइट्री द बेस्ट
वर्ड in the best order. ये कौन कह रहा है? इसको कह रहे हैं मिस्टर कॉलरिज। बहुत बड़े पाश्चात्य विद्वान है ये। तो मिस्टर कॉलरिज कह रहे हैं पोइट्री क्या है, काव्य क्या है? द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, ये है काव्य। तब मेरे प्यारे साथियों, अब यहां पर हम करते हैं काव्य का प्रवेशन। यहाँ पर हमने काव्य की विभिन्न परिभाषाएं प्राप्त की। इसका मतलब काव्य क्या है? जिसमें सरसता है, जिसमें रमणीयता है, जिसमें शब्द और अर्थ तो है। संपूर्ण वांग्मय में हमने वांग्मय का हिस्सा बताया, तो उसमें काव्य क्या है? शब्द और अर्थ सहित, जिसका शब्द और अर्थ है वो सब वांग्मय कहलाता है। लेकिन वांग्मय का वह हिस्सा जिसमें सरसता और रमणीयता भी है, वही काव्य कहलाता है। केवल वर्णनात्मक साहित्य को, वर्णनात्मक वांग्मय को हम साहित्य नहीं कह सकते। तो साहित्य के लिए सबसे पहली शर्त है क्या? उसकी रमणीयता और सरसता, उसके भाव। तो इस आधार पे अब हम क्या करते हैं, काव्य की ये विभिन्न परिभाषाएं हमने यहाँ पर देखी और हम आते हैं काव्य का भेद करते हैं। काव्य मुख्यतः होता कितने प्रकार का है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर करता हूँ काव्य का भेद। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ काव्य मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो काव्य मुख्यतः दो प्रकार का होता है बेटा। काव्य मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। काव्य मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इसका हम सारणी बना लेते हैं। ये काव्य है, ये कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। मूलतः ये कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। एक का नाम है दृश्य काव्य, एक का नाम क्या है? दृश्य काव्य, और दूसरे का नाम है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य। काव्य मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक जिसे देखा जा सकता है, एक जिसे सुना जा सकता है। दृश्य काव्य में आपका आता है नाटक, रूपक आदि। नाटक, प्रकरण आदि 10 रूपक इसके अंतर्गत आते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक, प्रकरण आदि 10 रूपक आते हैं। अब हम बात करते हैं श्रव्य काव्य की। तो श्रव्य काव्य को हम पुनः दो भागों में डिवाइड करते हैं। श्रव्य काव्य को हम पुनः दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? एक भाग कहलाता है इसका गद्य भाग, इसको पद्य कर देते हैं। यहाँ पे इधर हमें बहुत करना है। तो यह है पद्य भाग, है ना, पद्य काव्य, और यह है गद्य। तो श्रव्य काव्य को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक होता है पद्य और एक होता है गद्य, ठीक है? पद्य और गद्य। पद्य को हम पुनः दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है? गद्य के अंतर क्या आता है आपका? इसके अंतर्गत आता है कहानी, उपन्यास, एकांकी, डायरी आदि इत्यादि, बहुत सारा है, ठीक है? कहानी, उपन्यास, एकांकी, डायरी, निबंध, ये इसके अंतर्गत आएंगे। अब हम आते हैं पद्य के अंतर्गत। पद्य को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है? एक होता है प्रबंध काव्य। क्या होता है बेटा? प्रबंध काव्य। एक होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य, ठीक है? मैं आपको सारणी बना के दे रहा हूं,
एक होता है प्रबंध काव्य, एक होता है मुक्तक काव्य। एक होता है प्रबंध काव्य, एक होता है मुक्तक काव्य, ठीक है। और इस सारणी को नीचे तक देखने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे मैं लेके जाना चाहूँगा, ठीक है। इस प्रकार से देखें प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब मैं आपको बता दूं कि मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य के अंतर्गत प्रबंध काव्य को पुनः हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। प्रबंध काव्य को पुनः दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो है ये है महाकाव्य। ये क्या कहलाता है? महाकाव्य कहलाता है। दूसरा हमारा कहलाता है खंड काव्य। क्या कहलाता है? खंड काव्य, ठीक है। एक होता है महाकाव्य और एक होता है खंड काव्य, ठीक है। इस प्रकार देखें आप, एक होता है महाकाव्य और एक होता है खंड काव्य। ये हमें यहाँ पर चार्ट प्राप्त हो रहा है। और मुक्तक काव्य का पुनः दो हिस्से होते हैं, पुनः दो भाग होते हैं। एक होती है, यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो पाठ्य पुस्तक, पाठ्य मुक्तक कह सकते हैं इसको। क्या कहते हैं? पाठ्य मुक्तक। और जो दूसरा होता है इसका वो होता है गेय मुक्तक। क्या होता है? गेय मुक्तक, ठीक है। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक, क्लियर? पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत आते हैं जो पाठ्य पुस्तक में, जैसे हम जिन्हें हम पढ़ते हैं, दोहा है, चौपाई है ना, इत्यादि जो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। सूर कबीर किसी के भी दोहे आदि। और गेय मुक्तक में जैसे सूर कबीर मीरा आदि के जो पद होते हैं जिनमें गेयता होती है, ठीक है, तो ये गेय पद क्या कहलाते हैं? गेय मुक्तक के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों हमने यहाँ पर इसका चार्ट देखा काव्य का, ठीक है। पुनः मैं आपको बता देता हूँ। काव्य मुख्यतः दो प्रकार का होता है, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में क्या आता है? नाटक, प्रकरण आदि इस प्रकार के 10 रूपक आते हैं। श्रव्य काव्य को हम पुनः दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक गद्य एक पद्य, ठीक है। गद्य भाग में कहानी, उपन्यास, एकांकी, डायरी आदि आते हैं। और पद्य भाग को हम पुनः दो भागों में डिवाइड करते हैं। पद्य भाग एक होता है प्रबंध काव्य और एक होता है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य को हम पुनः दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य। प्रबंध का मतलब है जहाँ पहले से ही हमने योजना बना ली है, पूर्व में ही योजना तैयार कर ली है, तो उस योजना को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। पहले से ही सोच लेते हैं क्या बताना है, क्या करना है, सब कुछ प्रबंध फिक्स है, पहले से योजनाबद्ध तरीके से चलते हैं, वो प्रबंध काव्य कहलाता है। और इस प्रबंध काव्य के बच्चे दो हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं। बच्चों कितने होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर क्या है? महाकाव्य जो होता है वो किसी भी नायक के या नायिका के संपूर्ण जीवन घटनाक्रम को अपने अंदर समेटे होता है। संपूर्ण घटनाक्रम को संभवतया, है ना, संपूर्ण घटनाक्रम को जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण घटनाक्रम को अपने अंदर समेटे होता है। और एक होता है खंड काव्य। जैसे प्रबंध महाकाव्य का अगर हम उदाहरण दें तो साकेत एक महाकाव्य है, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। इसमें राम के संपूर्ण जीवन के जन्म से लेकर चरमोत्कर्ष तक का पूरा वर्णन मिलता है, आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है? महाकाव्य है। कामायनी एक महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कामायनी एक महाकाव्य है। तो ये सब महाकाव्य हैं। दूसरा आता है खंड काव्य। खंड काव्य क्या है? खंड काव्य को अगर हम देखें तो खंड काव्य जो है ये खंड है, किसी के जीवन का एक हिस्सा, किसी भी नायक अथवा नायिका के जीवन के केवल एक हिस्से को, एक खंड को इसमें व्यक्त किया जाता है, ये खंड काव्य कहलाता है। जैसे मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया पंचवटी, जो रामचरितमानस के केवल बीच में से, कहानी में से, पूरे रामायण में से केवल एक पंचवटी नामक स्थान का वर्णन करता है उसमें, है ना। उनका ही लिखा हुआ है नहुस खंड काव्य, जिसमें केवल नहुस के, है ना, राजा नहुस के स्वर्ग पहुंचने पर
है ना, स्वर्गाधिपति होने पर और सची के प्रति उसकी आसक्ति हो जाने पर और उसको सची द्वारा दिया गया, सप्तऋषियों द्वारा दिए गए श्राप का वर्णन किया गया है। केवल उतनी सी घटना का वर्णन किया, इससे पहले के नहुष के जीवन का और उसके बाद के जीवन का कोई वर्णन नहीं किया गया है। तो खंड काव्य क्या होता है, केवल एक नायक अथवा नायिका के एक जीवन खंड को अपने आप में व्यक्त करता है। ठीक है, अब फिर आता है पद्य का एक तो भाग्य था, एक भाग था प्रबंध काव्य और उसके दो हिस्से थे, खंड काव्य और महाकाव्य। दूसरा पद्य का भाग था पद्य का मुक्ता काव्य, उसको मुक्तक कहते हैं। ये सभी बंधनों से मुक्त होता है, कोई बंधन नहीं होता है इसमें। ठीक है, किसी भी चीज को कहीं भी पढ़ा जा सकता है, कहीं भी सुना जा सकता है, इसका कोई क्रम नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर हम गजल पढ़ रहे हैं दुष्यंत कुमार की कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ मया सर नहीं चिराग पूरे शहर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। अब इसमें ये मैंने पढ़ दिया और इसके बाद और भी हमने पढ़े, लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा हूं उनको और मैं आपको आगे सुनाता हूं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा मैंने कुछ छोड़ दिया है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैरों की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम किसी भी दोहे को, किसी भी छंद को कहीं भी पढ़ सकते हैं, ये मुक्तक है। कबीरदास के आप दोहे पढ़ रहे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर, वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। यह मुक्तक है, आप इसको कहीं भी किसी भी जगह पे पढ़ सकते हैं, इसकी कोई क्रमबद्धता नहीं होती, कोई लयात्मकता नहीं। आप लय से गा सकते हैं, उसमें गेयता हो भी सकती है, नहीं भी हो, अगेय भी हो सकता है। गेयता तो हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका कोई क्रम हो, उसको एक सही ऑर्डर में रखा जाए। नहीं, उसको आप किसी भी दोहे को आगे पीछे पढ़ सकते हैं। तो यह मुक्तक काव्य होता है। तो ये दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, एक तो होता है पाठ्य मुक्तक जिसको हम केवल पढ़ते हैं, और एक होता है गेय मुक्तक जिसे हम गा सकते हैं। जैसे मीरा के पद गा रहे हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। या आप सूरदास का पद गा रहे हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन बच क्रम और नंद नंदन सो दृढ़ कर पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। आप पद को गाओगे, गेयता है उसमें, के पद है, गाना पड़ेगा, गाकर आनंद आएगा, है ना। बार बार कहते हैं कि बिलग जने मानहु धो प्यारे, वो मथुरा के लोग कुछ अलग ही हैं। बिलग जने मानहु धो प्यारे, वह मथुरा काजल की कोठरी, जे आवे ते कारे, विलग जने मानहु धो प्यारे। अलग उन्होंने कहा है ना। निर्गुण कौन देश को वासी, बार बार कहते हैं। तो ये सारे पद हैं, आप इनको कभी भी आगे पीछे गा सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हमारे काव्य का स्वरूप है, जिसमें गेय मुक्तक पद्य को हमने दो भागों में बांटा,
है ना। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत आया दो भाग। प्रबंध काव्य के भी दो भाग हैं। कौन सा? एक महाकाव्य, एक खंड काव्य। मैं आपको बता चुका हूं। मुक्तक के भी दो भाग हैं। कौन सा? एक पाठ्य मुक्तक और एक गेय मुक्तक, जिसे गाया जा सकता है। अब आते हैं हम काव्य के अंगों के अंतर्गत। मेरे प्यारे साथियों, काव्य के अंगों के अंतर्गत जब हम आते हैं तो काव्य के अंगों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये तो क्या थे? काव्य के प्रकार थे, काव्य के भेद थे, जिनको हमने पढ़ लिया। और काव्य के अंग के अंतर्गत आते हैं बेटा क्या? रस, छंद, अलंकार, गुण, दोष। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसके सबसे प्रमुख अंग किस पर? अलंकार पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे काव्य के अंग, काव्यांग। मैंने आपसे कहा आज हम काव्यांग पढ़ रहे हैं। तो अलंकार, ये अलंकार टॉपिक ना सभी बच्चों के लिए, चाहे वो प्रतियोगिता में बैठे हों या वो एकेडमिक में हों, 9-10 से लेकर और आपके फर्स्ट ग्रेड तक का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए, यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए, यूपी में किसी भी एग्जाम में आने वाली हिंदी, यूपी में किसी भी प्रतियोगिता में बैठने वाले जिसमें हिंदी आती है और आती है, सब में आती है, तो यूपी के किसी भी एग्जाम में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, है ना। तो हम बात करते हैं अलंकार की। अलंकार क्या है? अलंकार शब्द को जानने के लिए हमें कहाँ जाना है? कहीं अलग नहीं जाना बेटा। अब हम काव्य के अंग पढ़ रहे हैं और अंग के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अलंकार। अलंकार क्या है ये जानने के लिए हमें कहीं अलग नहीं जाना है। अलंकार क्या है? सबसे पहले हम इस शब्द को तोड़ लेते हैं। तो ये कहता है अलम। क्या कहता है प्यारे बच्चों? अलम प्लस कार। मेरे प्यारे मित्रों, अलंकार क्या कहता है? अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है बेटा शोभा। अलम का अर्थ क्या होता है? शोभा। और कार का अर्थ होता है करना। अलंकार का मूल अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलंकार का मूल अर्थ क्या होता है? आभूषण। ठीक है, आभूषण, गहने। अच्छा, तो अलम माने शोभा, कार माने करना। आभूषण क्यों पहनते हैं हम? मैंने ये टाई क्यों लगाई है, मैंने ये शर्ट क्यों पहनी, ये भी आभूषण के अंतर्गत आते हैं। नाक में नथनी पहनना, कान में कुंडल पहनना, सिर में बोरला डालना, टीका डालना, हाथ में कंगन पहनना, मस्तक पे चूड़ी बिंदी लगाना, ये सब क्यों किया जाता है? ये सारे गहने क्यों पहने जाते हैं, है ना। गर्दन में कॉलर पहनना या हार पहनना, ये सब क्यों क्यों आभूषण क्यों पहने जाते हैं? सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। हम पहले से अगर सुंदर हैं तो उस सौंदर्य को और बढ़ाने के लिए, हमारे सौंदर्य में चार चांद लगाने के लिए आभूषण पहने जाते हैं। शारीरिक सौंदर्य में चार चांद लगाने के लिए आप आभूषण पहनते हैं। ऐसे ही कविता में भी सौंदर्य वृद्धि करने के लिए, शोभा करने के लिए। अलंकार का मुख्य कार्य क्या है? शोभा करना। अलंकार का मुख्य कार्य क्या है? शोभा करना। तो इसी प्रकार काव्य में, कविता में शोभा में वृद्धि करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अलंकार तत्वों का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अलंकारों का प्रयोग। तो काव्य में प्रयुक्त वे तत्व जो काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं अलंकार कहलाते हैं। इस आधार पर परिभाषा निकल के आती है कि काव्य में प्रयुक्त वे तत्व, काव्य में प्रयुक्त वे तत्व जो काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, क्या कहलाते हैं? वृद्धि करते हैं, अलंकार कहलाते हैं। अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, अलंकार कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ अलंकार क्या है कि काव्य में प्रयुक्त वे तत्व जो काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, श्री वृद्धि करते हैं, काव्य को चमत्कृत करते हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ठीक है साथियों, अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के हमारे विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है ना। एक स्थान पर एक परिभाषा यहाँ पर मिलती है, अलंकरोति ते अलंकार, अलंकरोति ते अलंकार, अलंकार। ये कहते हैं जो अलंकरोति ते अलंकार, जो शोभा अलंकृत करते हैं, जो सुशोभित करते हैं, वही अलंकार है।
और दूसरे कहते हैं कि काव्य शोभाकरण, काव्य शोभाकरण, धर्मालंकरण च प्रचक्षते। ठीक है, काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकार च प्रचक्षते, ये कौन कह रहा है? काव्य दंडी, आचार्य दंडी ने ये परिभाषा दी है। ये पूछी जाती है बेटा, आचार्य दंडी ने ये परिभाषा दी है। ये परिभाषा बार बार पूछी गई है, अब तक कई बार पूछी गई है ये एग्जाम में। सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी विशेष रूप से ध्यान दें, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी ये परिभाषा पूछी जाती रही है। ठीक है, यूपी में किसी भी एग्जाम में बैठने वाले अभ्यर्थी भी इस परिभाषा को विशेष रूप से ध्यान दें। और हमारे 12th और 11th 10th के अभ्यर्थी इन परिभाषाओं को याद कर सकते हैं लिखने के लिए अलंकार की परिभाषा क्या है। तो ये कहते हैं काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकार च प्रचक्षते, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं आचार्य दंडी। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका यहाँ पर क्या है, एक विशेष नाम लिया जाता है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर्वप्रथम जिन्होंने लिखा वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? इन्होंने अलंकार की परिभाषा दी है। अलंकार क्या है? ठीक है, उन्होंने कहा अलंकार है क्या? अलंकार है क्या? वर्णन करने की अनेक चमत्कारपूर्ण शैलियां। ठीक है, चमत्कारपूर्ण वर्णन करने की अनेक शैलियां हैं और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इन्होंने कहा है अलंकार है क्या? तो यहां पर हम देखते हैं इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। ये कह रहे हैं अलंकार है क्या? अलंकार है क्या? क्वेश्चन मार्क, इसको डबल इंटेड कॉमा में हम लिखते हैं। अलंकार है क्या? फिर कह रहे हैं वर्णन करने की अनेक चमत्कार पूर्ण शैलियां या शैली, इसको तो में बंद कर दो। ठीक है, ठीक है, इसको शैलियां ही लिख रहे हैं हम, ना बढ़िया रहेगा। तो अनेक चमत्कारपूर्ण शैलियां, क्योंकि हम जब डबल इंटेड कॉमा में लिख रहे हैं तो बिल्कुल एज इट इज जैसा उन्होंने कहा है। अलंकार है क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं अलंकार है क्या? अलंकार है क्या? वर्णन करने की अनेक चमत्कारपूर्ण शैलियां ही अलंकार है। ठीक है, ये अलंकार की अनेक परिभाषाएं हमने यहाँ पर देखी और मैं आपको पुनः बता देता हूँ। अलंकार क्या है? अलंकरोति ते अलंकार। ठीक है, काव्य शोभाकरण अलंकार धर्मान अलंकार से प्रचक्षते, आचार्य दंडी ने कहा है। काव्य की शोभा करने वाले धर्म को ही क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने का। सबसे पहले मैंने आपको अपनी परिभाषा यहाँ पे दे दी थी। काव्य में प्रयुक्त वे तत्व जो काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं अलंकार कहलाते हैं। तो इस आधार पे हम बात करते हैं अलंकार होते कितने प्रकार के बेटा। तो अलंकार मुख्यतः होते कितने प्रकार के हैं? टाइप्स ऑफ अलंकार। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार के भेद जानने के लिए अब हम बात करते हैं। तो अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार के हमारे विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग प्रकार माने हैं। ठीक है, विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग प्रकार माने हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे कल, क्योंकि आज की हमारी वीडियो मुख्यतः अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। एक होता है शब्द से अलंकार, तो वो कहलाता है शब्द अलंकार। ठीक है, दूसरा होता है अर्थ से अलंकार, तो इसको कहते हैं हम अर्थालंकार। और तीसरा होता है उभय, दोनों से, शब्द और अर्थ दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों से ही काव्य की शोभा बढ़ती है, तो वह कहलाता है उभय अलंकार। क्या कहलाता है? उभय अलंकार।
वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को आज मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कल आगे हम इस वीडियो को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और इसमें आपको बताएंगे कि अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग आचार्यों ने अलंकारों के अलग अलग प्रकार माने हैं, कितने प्रकार माने हैं, उन पे पहले चर्चा करेंगे, तब हम इसके मूल प्रकारों पे आएंगे बच्चों। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अपने साथियों को, अपने सहपाठियों को जो अच्छा और प्रामाणिक हिंदी का अध्ययन चाहते हैं, हिंदी का प्रामाणिक अध्ययन जिसको लेकर आप कोर्ट तक जाते हैं, तो उस प्रामाणिक अध्ययन के लिए आप बेझिझक, बेहिचक, बेशक इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। पढ़ें। सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए, किसी भी प्रतियोगिता में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। इस मंच से मैं लोगों को प्रामाणिक हिंदी का अध्ययन कराना मेरा उद्देश्य है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद साथियों। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकरण के साथ, एक नए कलेवर में, एक नए जोश और उत्साह के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।